أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अली ज़ाकिर। मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले तमाम नाजरीन को अली ज़ाकिर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं हमारी रमज़ान की खुसूसी नशरियात रमज़ान के रंग ग्रेस के संग। इस नशरियात में आपका हमारा साथ यकम रमज़ान से चांद रात तक रोज़ 10 से 11 बजे मेट्रो वन न्यूज़ पर रहेगा। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद बहुत से यहाँ पर हमें तालीमी लोग ज्वाइन करेंगे। आप जिन लोगों से बात करना चाहते हैं, उनसे मालूमात हासिल करना चाहते हैं, कई लोग हमें यहाँ पे इस प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। बहुत सी मालूमाती चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। यहाँ पर नात के मुकाबले होंगे, यहाँ पर तकरीरी मुकाबले होंगे और हमने इस प्रोग्राम के ज़रिए पाकिस्तान की यूथ को, जो जवान है, उसके टैलेंट को हमने आगे लाना है। और साथ ही साथ मेट्रो वन न्यूज़ के अल आबिद एजुकेशनल सोसाइटी के इस मुश्तरका प्रोग्राम का मकसद हमारे वो लोग जो पाकिस्तान के लिए बेशतर काम कर चुके हैं, उनकी खिदमत को उजागर करना। इस प्रोग्राम में हम आपको साथ लेकर चलते हैं आगे। हमारे साथ मेरे एक बहुत ज़बरदस्त होस्ट मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रबी आदिल खान है और मेरा भी साथ आप लोगों के साथ यकम रमज़ान से चांद रात तक रहेगा। और मेरी तरफ से आप सभी देखने वालों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक और अस्सलाम वालेकुम। इसी के साथ हम अपने गेस्ट का जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन भी करवाते हैं। जो आपने खूबसूरत आवाज़ सुनी, तिलावत कुरान पाक सुना, कारी हाफिज़ सईद अताउल्लाह शाह साहब की,
जिनकी स्कूलिंग, जिनके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताती चलूँ कि जिनकी स्कूलिंग दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल की है। कराची यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की। कुछ अचीवमेंट्स में इनकी यहाँ बताती जाऊँगी कि जिन्होंने 4 साल मालदीव में बतौर कुरान इंस्ट्रक्टर और इस्लामी स्कॉलर अपनी खिदमात सर अंजाम दी। इसके साथ साथ उन्होंने 7 साल मलावी अफ्रीका में एक इस्लामिक इंस्टीट्यूट में बतौर प्रिंसिपल अपनी खिदमात सर अंजाम दी और अफ्रीका में दावत तबलीग के साथ साथ कई लोगों को जो है वो इस्लाम की दावत दी और कई लोगों ने इनके थ्रू जो है वो इस्लाम को कबूल किया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस वक्त हमारे इस्लामी महीना जो चल रहा है, होली मंथ हमारा है, जी तो उस हिसाब से हाफिज साहब आपको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और साथ ही साथ हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान यहाँ मौजूद है। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, आप जो नशरियात देख रहे हैं इसके पीछे इसको प्लान करने में, इसको आप तक पहुँचाने में उनका सबसे बड़ा सपोर्ट, उनका सबसे बड़ा हाथ, यहाँ पे हमारे साथ वो मेहमान मौजूद है। मैं खुशामदीद कहना चाहूँगा सर मोहम्मद सर सलीम को। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। सर के बारे में बताता चलूँ कि सर वाइस चेयरमैन हैं ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन सिंध के और साथ साथ जनरल सेक्रेटरी हैं आप अल आबिद एजुकेशनल सोसाइटी के एंड डायरेक्टर एक्टिविटीज़ हैं द ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल के। और मैं सर के बारे में एक और चीज़ बताता चलूँ कि सर जिस तरह से अपने स्टूडेंट्स को हर फील्ड में ना कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली तौर पर प्रमोट करते हैं, उनके टैलेंट को उजागर करते हैं। सर हम आपकी इस खदमात को सराहते हैं और आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि सर जो है वो इस प्रोग्राम में जितने बच्चे आएंगे, प्राउड ग्रेशियंस जितने हमारे साथ यहाँ होंगे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से ऐसे यहाँ लोग मौजूद होंगे, जैसे हाफिज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो हाफिज़ साहब भी जो है वो एक प्राउड ग्रेशियंस है। सर इतने सारे टैलेंट को आप आगे लेकर चलते हैं, इतने सारे लोगों को प्रमोट करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेट्रो टीवी का, मेट्रो न्यूज़ का, कि उन्होंने एक बार फिर हमारे साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन की। और सबसे बड़ा हम गैप फील करते हैं कि जो इसके रूह रवायाँ अल आबिद एजुकेशनल सोसाइटी के जनाब आबिद परवेज़ साहब, वो पिछले साल तक हमारे साथ हयात थे, लेकिन इस साल वो इस दुनिया के अंदर नहीं रहे। लेकिन उन्होंने जो पौधा लगाया था वो पौधा अब जो है एक तनावर दरख्त बन गया है। और वो तनावर दरख्त जो है, ये जो आप सारे बच्चे बैठे हुए हैं या जो बच्चे निकल के मुख्तलिफ़ फील्ड्स के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं, ये उन्हीं की मरून मिन्नत है। यानी कि वालिदैन जो हैं जब एक बीज को बोते हैं तो उसके बाद वो पौधा और फिर उसको पानी लगा के जब वो दरख्त बनता है तो उसके बाद फिर उसका जो फल है, वो फल अगर मीठा हो, अच्छा हो, यानी कि तरबियत याफ्ता बच्चा निकल रहा हो, हुनरमंद बच्चा निकल रहा हो, तो माँ बाप भी खुश होते हैं। और जिस मकसद के लिए वो पौधा लगाया गया है, क्योंकि पौधे लगाने के 2 से 3 मकासद होते हैं। अगर वो फल नहीं दे सकता तो साया ज़रूर दे सकता है, और अगर वो साया नहीं दे सकता तो आपके लिए ईंधन का बाइस जो है वो ज़रूर बन सकता है। हमें ऐसे पौधे लगाने की ज़रूरत है जो फल भी दें, जो साया भी दें। हमें ऐसे पौधे लगाने की ज़रूरत नहीं है जो सिर्फ यानी कि कांटों के साथ और कीकर के साथ जो है वो बने हुए हों और उससे हम कोई यानी कि मुस्तफ़ीद ना हो सकें। तो हमारा बेसिकली मकसद यही है कि हम जहाँ पर भी जाते हैं, जब मैं अपनी लाइफ के अंदर नौजवान था और जब मैंने डिग्रियाँ हासिल कर ली, मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, सब कुछ करने के जिस फील्ड के अंदर जाता था तो लोग कहते थे कि एक्सपीरियंस चाहिए अगर आपके पास तजर्बा है तो हम आपको जो है वो अपनी फील्ड के अंदर रखेंगे। तो दुनिया के अंदर कहीं पर भी ऐसा नहीं है। दुनिया में आप देखें कि अगर जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं या जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो अपने बच्चों को तालीम के साथ साथ तरबियत भी देते हैं, क्योंकि लफ्ज़ जो है वो तालीम और तरबियत है। आज हमारे यहाँ पर सिर्फ तालीम और डिग्रियाँ रह गई हैं, लेकिन तरबियत की हमें जो है वो बहुत कमी महसूस होती है। तो एक माँ के अगर 5 बच्चे हैं वालिदैन के, तो 5 के अंदर एक ही खूबियाँ नहीं हो सकती। एक लड़ाका होता है, एक बेकार होता है, एक बहुत पढ़ने के अंदर आगे होता है। तो इसी तरीके से कहकर एक स्कूल है तो उस स्कूल के अंदर सारे डॉक्टर्स या इंजीनियर्स नहीं हो सकते, सारे आपके जो है वो प्रोफेशनल नहीं हो सकते, सारे A1 ग्रेड नहीं हो सकते। उसमें से किसी बच्चे की आवाज़ बहुत अच्छी होगी, कोई बच्चा तकरीर बहुत अच्छा करता होगा, कोई बच्चा बहुत अच्छा आर्टिस्ट होगा, कोई बच्चा, यानी कि हर बच्चे के अंदर अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई छुपी हुई सलाहियत जो है वो दी हुई है। आज आप इस प्रोग्राम के अंदर आप बैठे हुए हैं, अगर आपने इंजीनियर नहीं बन सके, डॉक्टर नहीं बन सके, लेकिन आपके पास एक हुनर ऐसा मौजूद है कि आज आप इस ट्रांसमिशन से आप दुनिया भर के लोगों को पैगाम दे रहे हैं। आज थोड़ा सा, आज क्योंकि पहला प्रोग्राम है, लाइव ट्रांसमिशन है,
फर्स्ट टाइम लाइव ट्रांसमिशन के अंदर है, बिल्कुल थोड़ी सी ऊंच नीच होगी, लेकिन एक वक्त ऐसा होगा कि आप एक बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके के साथ अपनी खिदमात को जो है वो सर अंजाम दे। इसी तरीके से आपके सामने ये अताउल्लाह मौजूद हैं। तो अताउल्लाह के अंदर ये खूबी है कि मैं आप बताऊं कि इनकी पूरी की पूरी फैमिली जो है वो हाफिज कुरान है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो है इनके वालिद साहब, जब मेरे सन 2, ये मेरे पहले बैच का पहला गोल्ड मेडल्स बच्चा था। यानी कि हमने कहा था कि जो बच्चा इस स्कूल के अंदर पहला जो है वो यानी कि A+ ग्रेड लेकर आएगा उसको हम गोल्ड मेडल। तो मुझे याद है कि ये 3 बच्चे थे, 2 बच्चियां थी और एक जो है ये लड़का था। एक बच्ची इस वक्त सऊदीया में है, दूसरी बच्ची मुल्तान के अंदर है। तो ऐसे स्टूडेंट्स और ऐसे बच्चे याद रहते हैं अपने उस्तादों को। तो जो इनके वालिदैन ने इनकी तरबियत की, यानी कि दीन और दुनिया को दोनों को साथ लेकर चलें। ये नहीं किया कि अगर चलें दुनिया के अंदर हम नाकाम हो गए तो दीन के अंदर चले जाएं, और अगर दीन के अंदर नाकाम हो गए तो चलें दुनिया के अंदर जो है वो अपना नाम पैदा कर लें। दोनों चीज़ों को रखा। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क से बाहर भी गए, अपना नाम किया, कई लोगों को यानी कि मुसलमान यानी कि दीन की दावत दी और वो मुसलमान हुए। यही हमारा सदका बिल्कुल जारी है। सर, बड़ी कामयाबी की बात है कि दुनियावी चीज़ों के साथ साथ आपके तवज्जुह से कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया। हाफिज साहब, कैसा एक्सपीरियंस रहता है कि दुनियावी तालीम के साथ साथ आपने दीनी तालीम भी हासिल की? हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप दीनी तालीम की तरफ चले जाते हैं, आप हिफ्ज़ करने चलते हैं, आप कोई दीनी कोर्स करने जाते हैं, तो फिर कहते हैं जी जो दुनियावी तालीम है उसमें पीछे रह जाएंगे, वो नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। आप दोनों को साथ लेकर चले और साथ भी ऐसा लेकर चले कि कई फील्ड्स में मेडल्स, गोल्ड मेडल, कई चीज़ें आपने जो है वो हासिल की। क्या एक्सपीरियंस है, कैसा सफ़र है, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा टीवी चैनल का, मेट्रो, जिन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपने सवाल किया है, मैं ये समझता हूँ कि दीन और दुनिया दोनों ही ज़रूरी है। सिर्फ़ अगर हम एक रास्ते पे चल पड़ें, मतलब सिर्फ दीन के रास्ते पे चल पड़ें और वो दुनिया के जो उलूम हैं उनको हम हासिल ना करें, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। या सिर्फ दुनियावी उलूम हों और जो दीन के बारे में हमारी जो बेसिक्स हैं वो हमारे यानी इल्म में ना हो, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। ये वालिदैन की एक सोच व फ़िक्र थी कि दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चला जाए, ताकि एक मतलब माशरे के लिए कारामद जो है किसी न किसी सिलसिले में हो जाए। बिल्कुल हाफिज साहब, हमारा पूछने का मकसद आपसे ये है कि आप दोनों चीज़ों को साथ लेकर चले और आप दोनों में कामयाब हुए। आप लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे कि जो आज के लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि दोनों तालीम में से सिर्फ एक में जो है वो आप माहिर हो सकते हैं, या तो आप दीनी तालीम हासिल कर कर जो है वो हाफिज, कारी और आलिम बन सकते हैं, या दुनियावी तालीम हासिल कर कर आप इंजीनियर, डॉक्टर और दूसरे प्रोफेशंस में जा सकते हैं। आपने दोनों को साथ लेकर चले और दोनों में कामयाबी हासिल की। ऐसा कोई इसमें कोई ख़ास तरीका, कोई ख़ास ऐसी चीज़ जो दूसरे लोग नहीं कर सके, जिनकी सोच नहीं बदल सकी और आप इसमें कामयाब हुए? नहीं, इसमें सबसे पहले तो यानी अल्लाह ताला का शुक्र, और फिर उसके बाद वालिदैन और असातिज़ा की दुआएं, उनकी मेहनत। और इसमें मैं यही जो समझता हूँ कि ये एक मतलब सोच होती है वालिदैन की और असातिज़ा की, जो बच्चे को इस तरफ राग़िब करते हैं कि यानी बच्चे जो हैं इस तरफ दीन और दुनिया दोनों की तालीम हासिल करें और यानी माशरे के कारामद फ़र्द के तौर पे सामने आए। ठीक है कारी साहब, अगर हम आज के दौर की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बच्चा अगर कोई साइंसी या कोई अपनी एजुकेशन को फॉलो करता है तो उसको वो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आगे जाके एक्सप्लेन कर पाता है। अगर हम किसी हाफिज़ बच्चे को लें और अगर वो बच्चा जिस तरह कुरान का जो एक मैसेज है, आजकल के हम देख रहे हैं दौर में बच्चे उस तरह उस मैसेज को कन्वे नहीं कर पाते या उस तरह उस मैसेज को सीख नहीं पाते, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें यही बात है कि यानी कि जो एक हाफिज़ बनने वाला बच्चा है या दीनी तालीम हासिल करने वाला बच्चा है, तो वो कहीं ना कहीं यानी जो दुनियावी उलूम हैं उनको यानी अगर हासिल नहीं करेगा, तो यकीनी बात है कि जो मॉडर्न दौर यानी मॉडर्न एजेस की जितनी भी ज़रूरियात हैं उसको वो समझ नहीं पाएगा, वो अगर इस तरफ ही रहेगा। और इसके साथ साथ अगर वो सिर्फ दुनिया के जो उलूम हैं उनको हासिल करता है, तो दीन की जो बेसिक्स चाहेंगे, ज़ाहिर बज़ाहिर हम एक यानी मुसलमान हैं, बहैसियत मुसलमान जो हमारी यानी जो बेसिक्स हैं उसका यानी एक अक़ीदा है, तौहीद है, और दीगर जो यानी नमाज है, रोज़े का इल्म है, दीगर बुनियादी चीज़ों का इल्म जो है उसके लिए भी ज़रूरी है, और उसके लिए हमारे निसाब के अंदर जो है इस्लामियात और दीगर उलूम शामिल भी हैं। लेकिन ये है कि अगर दोनों तरफ ही यानी कोशिशें जारी रहें
तो एक बेहतर सूरत जो है सामने आ सकती है। ठीक है कारी जी, साहब, आपने अपने दौर में हम जो है वो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल, आपसे बहुत सारे सवालात हमने करने हैं, लेकिन मौजूद ख़वातीन हज़रात यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छोटे से वक्फे के बाद आपसे आकर दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक, आपको खुशामदीद कहते हैं दोबारा से। इसके बाद हमारे पास आज के जो इस प्रोग्राम में तकरीरी और नात के मुकाबले हैं, जिनके जजेस भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। जिनमें सबसे पहले जो हमारे जजेस हैं उनमें हैं अनस मीरानी, जिनकी डेजिग्नेशन अगर मैं आपको बताऊं तो वह हैं जनरल सेक्रेटरी ज़ेबिस डिबेटिंग सोसाइटी के। प्रोफेशनल आइडेंटिटी है इनकी कि जर्नलिस्ट हैं और डिबेट मेंटोर रहे हैं। मेजर अचीवमेंट्स जो इन्होंने हासिल की हैं वो हैं कि ये विनर रहे हैं ऑल कराची एंड ऑल सिंध चैंपियनशिप फ्रॉम 2019 टिल 2021। इसी के साथ साथ ये फर्स्ट एवर सिंध डिक्लेमिनेशन कॉन्टेस्ट के 2023 के भी जो है वो विनर रहे हैं। सर, आपको बहुत बहुत खुश आमदीद और शो में। बिल्कुल, साथ साथ हमारे पास एक और रबिया जज मौजूद हैं, जनाब फरहान बल्देवी साहब, और आप भी जो है वो एक बेहतरीन जज। और यहाँ जो मैं आपके बारे में बताता चलूँ कि आप जो है वो IBS, एबिस और NED जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में अपने जजेस के जो है वो इसके काम को सरअंजाम दे चुके हैं। सर, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। आप दोनों हमारे साथ मुस्तकिल तौर पर यहाँ एक हमारे सेगमेंट में मौजूद रहेंगे। आपने बच्चों को जज करना है, उन्हें अच्छे तरीके से जो जिस तरह से आप उन्हें गाइड कर सकते हैं वो बिल्कुल कीजिएगा। अब हम जिस तरह से हमारे सवालात चल रहे थे हाफिज साहब से, हम दोबारा हाफिज साहब की तरफ हाफिज साहब, बैक टू यू। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जिस दौर में आपने ये तमाम तालीमात हासिल की, आपने माशाल्लाह से हिफ्ज़ की ये चीज़ें और जो जो चीज़ें सीखी, उस दौर में और आज के दौर में आप क्या फ़र्क देखते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है जदीदियत आ गई, टेक्नोलॉजी बदल गई, बहुत सी सीखने की तरीक़ेकार बदल जाते हैं, बहुत कुछ बदल जाता है। तो आपको क्या लगता है कि जिस वक्त आपने चीज़ें सीखी उस वक्त में और आज के दौर में क्या फ़र्क है? बिल्कुल, मैं इसमें ये फ़र्क समझता हूँ कि जिस दौर में यानी हमारी एजुकेशन रही और जो आज का दौर है, आज का दौर जो है बनिस्बत जो हमारा दौर था उससे कई गुना फास्ट जो हो चुका है। उस वक्त जो है मतलब बच्चों में एक शौक़ था कि किताबों को हाथ में लेने का, किताबें पढ़ने का और किताबों से इल्म हासिल करने का। अब जो है ज़रा वो किताबों की जगह जो जिस चीज़ ने जगह ले ली है वो मोबाइल है। तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो यानी मोबाइल के यूज़फुल यूज़ेस भी हैं, अच्छे इस्तेमालात भी हैं। अगर उस तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये है कि चूँकि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो ज़रा जो है वो दूसरी साइड पे जो है वो चली जाती है। तो वो मोबाइल की, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि स्क्रीन का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा हो गया है। उसकी वजह से जो है ये यानी जो हमारा दौर था उसमें ये चीज़ें आसान थी हमारे लिए कि हम चूँकि किताबों से जुड़े रहते थे। अब ये सूरत हाल ज़रा इसके मुकाबले हाफिज साहब, ये तो आज का दौर और आसान है, जहां आपको कई किताबों से एक एक अलग अलग चीज़ आपको सर्च करके निकालनी पड़ती थी। आज के बच्चे के लिए तो एक बहुत आसान है कि वो अपना एक सवाल गूगल करता है और उसे एक के बजाय दसियों जवाबात अलग अलग जगह से और प्रॉपर मिल जाते हैं। तो आज का बच्चा उस चीज़ को क्यों नहीं आगे कन्वे कर पा रहा, जबकि उसके पास हर चीज़, हर सहूलत मौजूद है? जी बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। यही मैंने अभी यानी गुज़िश्ता सवाल में जिक्र किया था कि अगर इसका अच्छा इस्तेमाल हो, अगर बेहतरीन तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाए तो यकीनन ये आज के दौर की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, जहाँ से इल्म और हुनर जो है वो सीखे जा रहे हैं और जो इल्मी मैदान में आगे बढ़ा भी जा रहा है। लेकिन चूँकि हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान नस्ल है, वो ज़रा जो है जो अच्छी चीज़ें हैं उनकी तरफ कम जाते हैं और जो ज़रा मतलब अच्छी चीज़ें नहीं हैं उनके लिए उसकी तरफ ज़्यादा होने की वजह से तो ज़रा मैंने महसूस किया है कि वो ज़रा इल्म से और जो है उससे जो कतराते हैं और जो सीखने के अमल से कतराते हैं। जी बिल्कुल। चले अब हम चलते हैं दोबारा सर सलीम की तरफ। सर, आपसे पूछना चाहूँगा कि मौजूद ख़वातीन हज़रात में बताता चलूँ कि मैं भी जो है वो एक प्राउड ग्रेजुएशन हूँ और मैंने भी जो है वो अपनी सारी तालीम सर सलीम के जो स्कूल है अल आबिद एजुकेशनल सोसाइटी के द ग्रेसफुल ग्रामर हायर सेकेंडरी स्कूल से हासिल की। सर, मैं पूछना चाहूँगा कि मैं तो अभी एक रिसेंटली आपका स्टूडेंट हूँ। मैंने हम जानते हैं और सब जानते हैं कि आपके स्टूडेंट्स में कई पॉलिटिशियंस हैं, कई अच्छे प्लेयर्स हैं, कई इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को प्रेजेंट करने वाले लोग हैं। कैसा फील होता है और आप आगे क्या एम रखते हैं अपने नए स्टूडेंट्स के लिए और उनके लिए क्या चाहते हैं? देखें, जो आज का बच्चा और पहले के बच्चे में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले के वालिदैन के अंदर और आज के वालिदैन के अंदर बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
पहले जब वालिदैन हमारे पास आते थे तो वो एक अमानत समझ के अपने बच्चे को हमारे पास जो वो ड्रॉप करते थे और उसको बताते थे कि यही तुम्हारी माँ और बाप की गोद के बाद दूसरी तरबियतगाह तुम्हारी यहाँ पर ये है। और उस बच्चे को इस चीज़ का डर रहता था कि अगर मेरे उस्ताद ने या मेरी टीचर ने अगर किसी किस्म की कोई शिकायत मेरे वालिदैन से कर दी तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी यानी कि वार्निंग होगी। और ये वार्निंग समझते भी थे क्योंकि हमने भी जब स्कूलिंग हासिल की तो हमारी भी कोशिश होती थी कि हमारे वालिदैन को स्कूल के अंदर ना बुलाया जाए। आज का वालिद भी चेंज हो गया है, आज के पेरेंट्स भी चेंज हो गए हैं, आज का बच्चा भी चेंज हो गया, आपकी टेक्नोलॉजीज भी चेंज हो गई। हम देखें, हम आधे जैसे राबिया ने पहले क्वेश्चन किया था कारी साहब के साथ कि बच्चा कुरान पाक पढ़ रहा है, बच्चा कुरान हिफ्ज कर रहा है, लेकिन उसको इस बात का इल्म नहीं कि कुरान पाक के अंदर बात क्या की जा रही है, बिल्कुल कुरान कह क्या रहा है। आप देखें कि कुरान ये कहता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके के अंदर ना पड़ो। आज हम अपनी कौम को देखें तो हमारी कौम देवबंदी, सुन्नी, बरेलवी, शिया इस तरीके के साथ, फिर इसी तरीके से महाजर, पंजाबी, पठान, कुरान ने तो कहीं पे भी नहीं कहा। हर तरह से बटे हुए हैं। हर तरह से हम बढ़ गए हैं ना कि हमारी तालीमात, अगर वो बच्चा कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़े तो उसको पता चले कि उसका रब क्या कह रहा है। अगर देवबंदी कह रहा है कि जी बरेलवी और ये ऐसा है तो कुरान तो देवबंदी भी वही पढ़ रहा है, बरेलवी भी वही पढ़ रहा है, उसका कोई नुक्ता एक इधर से उधर नहीं कर सकता। तो कुरान तो कह रहा है कि भाई एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। कुरान ने कहीं ये नहीं कहा कि तुम शिया को मारो, सुन्नी को मारो, देवबंदी को मारो, बरेलवी को मारो। कुरान ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि तुम पंजाबी, सिंधी इसको मारो, या कुरान ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि तुम ईसाई को मारो या उसको मारो, क्योंकि तौरात, ज़बूर, इंजील ये चारों किताबें आसमानी किताबें हैं। बिल्कुल। तो जब हम कुरानी तालीमात से हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा 10 साल की उम्र के अंदर मैट्रिक कर ले, 12 साल की उम्र के अंदर मैट्रिक कर ले, 6 माह के अरसे के अंदर या 1 साल के अंदर कुरान पाक खत्म करे, उसके गले के अंदर हार डालें, और हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुरान हिफ्ज कर ले ताकि उसके माँ बाप जन्नत में चले जाएं। अब कुरान तो ये कहता है कि भाई झूठ नहीं बोलना। अब जो वालिदैन अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना रहे हैं वही वालिद जाके दुकान के ऊपर झूठ बोले, मिलावट करे, गलत काम करे, तो अल्लाह ताला उसको कहां से जन्नत देगा। पहले तो आप कुरानी तालीमात के मुताबिक काम तो करें, नबी की सुन्नत के मुताबिक तो काम करें। नबी की सुन्नत क्या है? नबी के तो हाथ से, पांव से, जबान से किसी दूसरे इंसान को कोई नुकसान नहीं। लोग नबी को पत्थर मारते थे, उनके जूते लोहा यानी कि खून से तर हो जाते थे, लेकिन वो माफ कर देते थे। औरत रोजाना कचरा फेंकती थी। ये स्टोरीज आज हमने अपने बच्चों को बताना छोड़ दिए। इस्लाम जो है अमन और सलामती का मजहब है। सेम एज इट इज आप अगर आए कि जापान ने जब वीसीआर निकाला था तो उसने टेक्नोलॉजी के लिए निकाला था कि लोग उससे तालीमात हासिल करके आगे की तरफ बढ़े। हमारे यहाँ पे वो वीसीआर यानी कि किराए के ऊपर 50 रुपए की 2 कैसेटें, टीवी लो और जाके घर के अंदर फिल्म देखो। फिर उसके बाद आपकी तबाही आ गई, आपका कंप्यूटर आ गया, उसके ऊपर सीडी जगह जगह के ऊपर आपके वो रूम बन गया और उसके अंदर 50-50 रुपए में सीडी के अंदर बच्चों को फिल्में दिखाई जा रही। हमने तो टेक्नोलॉजी का यूज ही नहीं किया ना। फिर मोबाइल आ गया, उसके ऊपर आपने वो मेमोरी कार्ड के अंदर 4-4 फिल्में, पहले कहा कि जी उसमें तो बिजली भी लगती है, ये भी लगता है। अब बच्चा मोबाइल लेके उसके अंदर क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा। तो हमने अपने बच्चों के हाथों के अंदर टेक्नोलॉजीज तो दे दी हैं, कागज की डिग्रियां भी हम उनको पकड़ा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे के अंदर कहीं पर भी तालीमी जो चीजें हैं या जो उनके अंदर जो तरबियत है वो नजर नहीं आ रही। तो हमें अपने बच्चों को स्किल्स से इस प्रोग्राम को करवाने का मकसद यही है। हम यहाँ पे चेयरमैन बोर्ड्स को भी बुलाएंगे, एजुकेशन से रेवेलेंट लोगों को भी बुलाएंगे, लॉ एनफोर्समेंट, हमने 3 सेक्टर्स को डील करना है। लेकिन 3 चीजों के ऊपर कौमें काम करती हैं, सेहत, तालीम और लॉ, कानून। बच्चा सेहतमंद होगा, अच्छी तालीम लेगा, तालीम याफ्ता होगा, तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता होगा तो लॉ पे वो काम करेगा। उसको पता है मैंने सिग्नल पे रोकना है, जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर मैंने क्रॉसिंग करनी है, मैंने गवर्नमेंट को टैक्स देना है, ये सारी चीजें। लेकिन जब आप जाहिल कौम को पैदा करेंगे तो फिर आपको उसी तरीके के जो है, देखिए ये मैं अभी आपको मैं बताऊं, श्रीलंका में था अभी लास्ट। सर आप मुझे बिल्कुल आपने स्टोरी श्रीलंका की बताई थी, हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है। आप रबिया जब सर आप बताएंगे सुनिएगा। मौजूद का इतना हज़रात यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, और एक ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। हमारे गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है जिनका नाम अतीक साहिल है, जिनकी डेजिग्नेशन अगर मैं आपको बताऊं तो वो रीजनल डायरेक्टर हैं सिंध के और एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हैं अलवी फाउंडेशन के।
जो कि जिनका ताउन हमारे साथ मौजूद है। अली, आप ताउन का बिल्कुल बताएं सर, इनको। सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं हम अपने प्रोग्राम में, और साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन लोगों का जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया। आबिद एजुकेशनल सोसाइटी, जावेद पब्लिशर्स, बोलती किताबें, ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, टी पार्टनर है हमारे हर पल ताज़ा चाय, और साथ साथ हमारे इस शो को स्पॉन्सर किया है मूव फार्मा पाकिस्तान ने। अब हम चलते हैं अपने मुकाबलों की जानिब। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हमारे साथ जो है हम जजेस भी हमारे पास मौजूद हैं। हम वन बाय वन आज से जो है वो अपने तकरीरी और नातिया मुकाबलों का आगाज़ करेंगे। तो जजेस आप लोग रेडी हैं? कंटेस्टेंट को बुलाया जाए। तो सबसे पहले हमारे साथ तकरीर के लिए मौजूद हैं आमना इकबाल। मुअज़्ज़िज़ सामीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ करने का मौका मिला है वो है माह मुक़द्दस मुसलमानों को जहन्नुम से बचाता है। वो महीना जिसका इंतजार उस समा की तमाम मखलूक़ात करती है, यानी माह रमज़ान मुबारक वो महीना है जिसके बारे में मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा जहन्नुम की आग से आज़ादी का है। रमज़ानुल मुबारक वो महीना है जिसमें रब की रहमत की कोई हद नहीं होती। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। रमज़ान के हर दिन और रात में अल्लाह ताला के यहाँ जहन्नुम के कैदी आज़ाद किए जाते हैं। जरा सोचिए, वो आग जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, इससे निजात का परवाना इस माह में बांटा जाता है। सामीन मोहतरम, रमज़ान सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि ये रूह की पाकीज़गी और अपने रब को मनाने का महीना है। जब एक मोमिन सच्चे दिल से रोज़ा रखता है, रातों को क़याम करता है और अपने गुनाहों पर आंसू बहाता है, तो अल्लाह ताला की सिफ़ते रहीमी जोश में आती है। अल्लाह ताला तो बहाने ढूंढता है हमें बख्शने के, कहीं सेरी की बरकत, कहीं अफ्तार की दुआ और कहीं तरावी का सुकून। नसीब चमके हैं पाने वालों के, नसीब चमके हैं पाने वालों के, रोज़े रखे हैं मानने वालों ने। जहन्नुम की आग से बच गए वो जो इस माह में रोए हैं खुदा के सामने। दोस्तों, जहन्नुम से निजात का असल रास्ता तक़वा है। कुरान करीम कहता है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। जब इंसान अपने हाथ, पाँव, आँख और ज़बान को बुराई से रोक लेता है तो वो दर हकीकत अपने गिर्द जहन्नुम की आग से आज़ादी के लिए एक ढाल बना लेता है। रमज़ान का आखिरी अशरा तो ख़ास तौर पर अत्तक मिन नार, आग से खुलासी का है, जिसमें लैलतुल कद्र जैसी अजीम रात पोशीदा है जो 1000 महीनों से बेहतर है। तकरीर के आखिर में बस इतना ही कहूँगी कि रमज़ान का सूरज हर साल तुलू होता है और गुरूब हो जाता है, लेकिन खुशनसीब है वो इंसान जिसकी ज़िंदगी का सूरज गुरूब होने से पहले उसे जहन्नुम से आज़ादी का परवाना मिल जाए। अल्लाह ताला हम सबको इस मुबारक महीने की बरकतों से माला माल करे और हमारी पेशानियों पर जहन्नुम से आज़ादी की मोहर लगा दे। गुनाहगार हूँ लेकिन तेरी ही बंदी हूँ मेरे मौला, गुनाहगार हूँ लेकिन तेरी ही बंदी हूँ मेरे मौला, जहन्नुम की धकती आग से मुझको बचा लेना, तेरी रहमत उस। बहुत शुक्रिया। ये थी आमना दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल बल्दिया से। और हमारी नेक्स्ट हम जो है पार्टिसिपेंट को बुलाना चाहेंगे कनीस फातिमा आरिफ पटेल स्कूल से। 2 मिनट। मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान और सामाईन कराम, सामाईन कराम, तसव्वुर कीजिए एक इंसान तन्हा अंधेरी रात में चल रहा है, उसके अमाल उसके कांधे पस्त कर रहे हैं, कदम कदम के साथ दिल धड़क रहा है कि सामने आग की एक लहर उसकी मुंतज़िर है और एक ही सख्त अदालत उसका सामना करती है। लेकिन जनाबे वाला, ऐसे में एक और मंजर उसके सामने गुजरता है और वो मंजर है उस पाक महीने का जिसका नाम माह रमज़ान है। जनाबे वाला,
कुरान पाक में इरशाद होता है, रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें गुनहगारों को बख्शा जाता है, जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जिसमें मुसलमानों की मग़फ़िरत की गई। सदर जी वक़ार, रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें मुसलमानों के लिए रहमत और बख्शिश के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, मग़फ़िरत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, मग़फ़िरत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया कनीज़ फातिमा, बहुत शुक्रिया। और हम साथ ही साथ जो है वो अपने नात के हमारे यहाँ पर पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, हम उन्हें भी यहाँ पर साथ ही उनकी भी कंपटीशन के लिए उन्हें यहाँ बुलाएंगे। जी रबिया, इसमें सबसे पहले हादिया नूर मौजूद हैं। पहले अपने गेस्ट से सवाल कर लें। चलें, हम पहले अपने गेस्ट से सवाल कर लेते हैं। ठीक है, तो अतीक साहिल साहब, आपसे जो सबसे पहला सवाल मेरा है वो ये है, क्योंकि आप रीजनल डायरेक्टर भी हैं सिंध के और एडवाइजरी बोर्ड मेंबर भी हैं अलवी फाउंडेशन के, तो आप ये बताएं कि सिंध रीजनल के तालीमी निज़ाम में आप सबसे बड़ा जो चैलेंज देखते हैं वो क्या देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मेट्रो टीवी चैनल का शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मदऊ किया और आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया। और मैं सेट के ऊपर बहुत माइक ले लीजिएगा। सेट के ऊपर मैं काफ़ी सारी तब्दीलियाँ देख रहा हूँ, कुछ नए नए चेहरे देख रहा हूँ और मुझे इससे अंदाज़ा हुआ कि मेट्रो टीवी चैनल नए चेहरों को सामने लाता रहता है, तो ये बहुत खुशाइन बात है। अच्छा, मैं आपको सिंध के हवाले से एक बात बताता चलूँ। देखें, एज अ रीजनल डायरेक्टर सिंध, जो चीज़ें हैं यहाँ एजुकेशन के हवाले से, वैसे तो हर एक जलवा पुकारता है यहाँ से पहले सिंध के अंदर तालीमी निज़ाम तो प्रायोरिटी लेवल पर होना चाहिए। उससे पहले और बहुत सारे मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, हमारी कंस्ट्रक्शन के मसाइल हैं, ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं। अगर उनको मलूज़ खातिर रखा जाए तो एक बहुत बड़ी लिस्ट तैयार हो जाती है। एजुकेशन के हवाले से मैं आपको बताता जाऊँ, पूरा पाकिस्तान तालीमी निज़ाम में कहीं और खड़ा है और सिंध तालीमी निज़ाम में कहीं और खड़ा है। सिंध के अंदर तालीमी निज़ाम में ECE लेवल से लेकर मैट्रिक तक और इससे आगे अगर हम जाएं तो यूनिवर्सिटी लेवल तक बहुत बड़ी तब्दीलियों की ज़रूरत है। इसका एक छोटा सा मैं आपको क्यों यूँ देता हूँ कि अब दुनिया जो है वो स्टेम एजुकेशन की तरफ मूव कर रही है, डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव कर रही है, AI, ChatGPT, डीप सीक की बात हो रही है और हम अब तक रट्टाफिकेशन, इलिटरेसी की बात कर रहे हैं और हम इससे आगे नहीं जा सकते। ये एक बहुत बड़ा फुकदान है जिस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। और हमारा पड़ोसी चाइना है, वो अमेरिका को आंखें दिखा रहा है तालीमी निज़ाम में, तो हम अभी इस वक्त बहुत पीछे हैं। हमें AI, ChatGPT, इससे भी आगे की बात करनी चाहिए और जदीद निज़ाम को अपने तालीमी निज़ाम के अंदर इंटीग्रेट करना चाहिए। हमारा अलमिया ये है कि हम खुद इलिटरेसी के सपोर्टर्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इस पे काम न करने वाले लोग। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही कहा आपने। और सर, अब हम नात के मुकाबले की तरफ चलते हैं, जिसकी जो है जजमेंट भी जो है वो आपने करनी है। जी रबिया, बुलाइएगा। तो नात के मुकाबले के हमारे जो कंटेस्टेंट्स उनमें हैं हादिया नूर, जिनका ताल्लुक है दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल से। जी हादिया, स्पॉट पर आइएगा। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलके, अदब का आला मकाम आया, ज़हे मुक़द्दर ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर, फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन सी एहतराम आया, ज़हे मुक़द्दर। हमारी दूसरी पार्टिसिपेंट हैं आफिया आरिफ, दी शहजाद एजुकेशन सिस्टम से उनका ताल्लुक है। आफिया आइए।
बुला लो फिर मुझे ए शाहे बहरोबर मदीने में, बुला लो फिर मुझे ए शाहे बहरोबर मदीने में, मैं फिर रोती हुई आऊं तेरे दर पर मदीने में, मैं पहुंचूं कुएं जाना में गिरे बांचा कसीना चाक, मैं पहुंचूं कुएं जाना में गिरे बांचा कसीना चाक, गिरा दे काश मुझको शौक तड़पा कर मदीने में, बुला लो फिर मुझे ए शाहे बहरोबर मदीने में, मैं फिर रोती हुई आऊं तेरे दर पर मदीने में, ना तो जो है वो जो हमारे तकरीरी मुकाबले थे उनके रिजल्ट्स जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका अलाबिद एजुकेशनल सोसाइटी का और तमाम जिन लोगों ने इस खूबसूरत प्रोग्राम को मुनज़्ज़म किया। ठीक है, आप लोग यूथ के लिए जो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। अच्छा, जो आज तकरीर सुनने को मिली उनमें आमना इकबाल थी और दूसरी कनीस फातिमा थी। आमना इकबाल ने बहुत अच्छी तकरीर की और वो साथ शुरू से लेती चली, उनका फ़्लो बहुत अच्छा था। अच्छा, आमना इकबाल के अंदर जो एक चीज़ की कमी महसूस हुई वो ये थी कि वो आप जब सदर अली वक़ार कह रही थी तब आप हमारी तरफ भी नहीं देख रही थी, आपका कॉन्स्टेंट सिर्फ आप सामने कैमरे की तरफ देख रही थी। आपने मधु करना होता है जिसके साथ आप कन्वे कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो था कनीस फातिमा, आपने बहुत अच्छी तरीके से सिनेरियो बिल्ड किया था। एक डेक्लेमेशन को जिस तरीके से मंजर निगारी शुरू करते हैं, हमें लगा था कि आपका कंटेंट आगे जाकर बहुत अच्छा होगा, लेकिन क्योंकि आप फंबल की वजह से मुकम्मल अपनी तकरीर नहीं कर पाई। तो आज की जो हमारी फातह हैं तकरीरी मुकाबले की वो हैं ग्रेसफुल से आमना इकबाल। माशा आमना, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। भाई आपका भी यही ओपिनियन है? हाँ, ओपिनियन हमारा सेम है, लेकिन क्योंकि पहला रोज़ा था और अब आने वाले बच्चों के लिए दो चीज़ें जो दोनों बच्चों की एक गलती थी। पहली गलती ये थी कि दोनों को वक्त पर ख़त्म कर देनी चाहिए थी, यानी कि 2 मिनट या 2.5 मिनट जो भी मुकम्मल वक्त है उसको की नज़ाकत को देखते हुए जितने भी असातिज़ा बड़े बहन भाई जो तैयारी करवाए। दूसरी चीज़, जब आपके पास वक्त की कैद होती है, जितने भी बच्चे आएंगे तो सलाम करने की ज़रूरत आपको नहीं है। आपकी जो तकरीर है आप तकरीर से शुरू करें क्योंकि आपका टाइम शुरू हो गया, अब वो सलाम आपके कंटेंट में शामिल होगा। तीसरी चीज़, यहाँ पे बच्चे, जैसे एक बच्ची आई पहले वो अरबिक में आयत या हदीस पढ़ती है, फिर वो उर्दू भी पढ़ती है। या तो आप, क्योंकि उर्दू तकरीरी मुकाबले आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अरबी में भी पढ़ें, क्योंकि दोनों का मतलब एक है, इसमें आपका वक्त ज़्यादा कंज्यूम होगा। आप अगर 2 मुख्तलिफ क्या कहते हैं एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं तो आप वो डालने इससे बेहतर है। बिल्कुल, ये सारी बातें जो आने वाले हमारे दूसरे कंटेस्टेंट हैं उनके लिए भी बहुत काम की है। बिल्कुल, आप जो है ये लाजमी सुनिएगा। जी फाजिल। अच्छा, एट द एंड यही कहूँगा कि जिन बच्चों की, क्योंकि हर किसी की उर्दू ज़बान मादरी ज़बान नहीं है, तो कम से कम एक दफ़ा मुख्तलिफ अब एप्लीकेशंस हैं जहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपका तलफ़ुज़, आपकी अदाई, तो कम से कम एक दफ़ा चेक करें ये। नहीं तो इसके भी हमारे पास मार्किंग है, ये हो कि आपका कंटेंट अच्छा है लेकिन दीगर चीज़ें अच्छी नहीं है। बाकी जीतने वाली बच्ची को बेहद मुबारकबाद। और आखिर में मैं मेट्रो वन और तमाम ताउन करने वाले साथियों का शुक्रगुजार हूँ और तमाम उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान करीम मुबारक। बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं अपने नात के मुकाबले साहिल साहब के पास कि आप नात के मुकाबलों का भी जो है वो रिजल्ट अनाउंस कर दीजिए। ये आपका शुक्रिया। वैसे ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, मैं इस काबिल खुद को नहीं समझता हूँ मैं शायर भी है ना सर, एज अ जज इस चीज़ को डील करूँ। मैंने महसूस किया जो बच्ची पहले आई हैं उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है। हादिया नूर जी, हादिया नूर ने बहुत अच्छा पढ़ा है, उनका कलाम बहुत अच्छा था
मुश्किल बात ये थी, कलाम मुश्किल भी था और उन्होंने डिलीवर बहुत अच्छा किया। दूसरी बच्ची ने भी बहुत अच्छा पढ़ा, यकीनन उनका कलाम में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये मैंने फील किया कि उन्होंने जब पहाड़ी राग स्टार्ट किया था नीचे से पढ़ना तो वो उसको डिलीवर नहीं कर पाई, क्योंकि पहाड़ी राग जो है ना वो इतना आसान नहीं है कि आप उसका इंतखाब करें मुकाबले के लिए। तो उनका जो राग था पहाड़ी राग वो सही तरह से डिलीवर नहीं कर पाई। तो बहरहाल ये मैं ये समझता हूँ जो बच्ची पहले आई है उसने बहुत अच्छा पढ़ा है और कलाम का इंतखाब बहुत अच्छा था। ज़ह मुकद्दर जो नात हम अक्सर सुनते रहते हैं, हम गुनगुनाने की भी कोशिश करते हैं और हम ये समझते हैं शायद हम डिलीवर कर लेंगे। ज़ह मुकद्दर जो नात है बहुत बड़े बड़े नात शायरों ने भी पढ़ी है, तो बहुत अच्छा उन्होंने डिलीवर किया है। तो पहली जो बच्ची आई हादिया नूर ने बहुत अच्छा डिलीवर किया। हादिया नूर को बहुत बहुत मुबारक है। और अब हम शुक्रिया अदा करते चलें अपने तमाम मेहमानों का। आप तो जो है वो हमारे साथ पूरे इस सेगमेंट में, इस पूरे शो में हमारे साथ होंगे और इस शो को सर आपके अल आबिद एजुकेशनल सोसाइटी और द ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल के ताउन से इसको पेश किया जा रहा है। आपका भी बेहद शुक्रिया। शुक्रिया खुसूसी तौर के ऊपर जावेद पब्लिशर्स का भी करूँगा, खुसूसी तौर के ऊपर अतीका के, जब भी इन्हें किसी भी मस्बत काम के लिए कहा, मैं हमेशा मस्बत काम की तरफ ही तरगीब करता हूँ, तो इन्होंने आंखें बंद करके उसके ऊपर लब्बैक कहा है, यानी कि ये इसके अंदर के सर आप ये काम करने के लिए जा रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो इनके और इनके वालिद साहब को, और ये हमारे साथ रहेंगे पूरे सेशन के अंदर रहेंगे इंशाल्लाह। इनके वालिद साहब भी आएंगे और इनकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान हैं वो भी आएंगे, क्योंकि ये बड़ा एक जो एआई की बात करें, बोलती किताबें आपने जी बोलती किताबें तो एक फॉरेन कॉन्सेप्ट होता है कि किताबें भी बोलती हैं, तो बच्चों के मुताबिक उनको ये मोल्ड कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा साइन है। बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बेहद शुक्रिया। और साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने स्पॉन्सर्स का, जिसमें हमारे साथ हमारे टी पार्टनर हैं हर पल ताज़ा चाय, हमारे शो को स्पॉन्सर किया है रीकुल सिरप, मूव फार्मा पाकिस्तान ने, साथ ही साथ अल आबिद एजुकेशनल सोसाइटी, जावेद पब्लिशर बोलती किताबें और ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन का आप सबका बेहद शुक्रिया। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आज का हमारे इस प्रोग्राम का वक्त यहाँ अख्तिताम होता है। कल आपसे मेट्रो 1 न्यूज़ के इस प्रोग्राम रमज़ान के रंग रेस के संग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका हमारा अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।